नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखें की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं तृतीय भाव। तृतीय भाव के अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं तृतीय भाव के अधिपति, जिनको हम तृतीयेश भी कहते हैं, थर्ड हाउस का लॉर्ड भी बोलते हैं। अगर वो कुंडली के 12 खानों में जहाँ जहाँ बैठेंगे, वहाँ वहाँ वो कैसा फल देंगे, कैसा रिजल्ट देंगे, क्या उनके परिणाम होंगे, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक टॉपिक को, विषय को आज हम समझ लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक वृषभ लग्न की कुंडली ली है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से एक ब्लैंक कुंडली से समझाऊंगा कि तृतीय भाव होता कौन सा है। यहाँ हमारे सामने एक ब्लैंक चार्ट है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हो और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष को समझना, अगर आप बहुत ही बारीकी से पूरे ध्यान से हमारी इस वीडियो को बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करेंगे और एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे, तो आपको निश्चित रूप से इस विषय में सफलता मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर ये ब्लैंक चार्ट है, इसमें आप देखिए ये पहला जो घर होता है, यहाँ पर 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 12 नंबर में से कुछ भी लिखा हो, यह उसका लग्न भाव होता है और वह लग्न मानी जाती है। जैसे कहते हैं कि अगर 1 लिखा है तो कहेंगे मेष लग्न, 2 लिखा है तो कहेंगे वृषभ लग्न, 12 लिखा है तो कहेंगे मीन लग्न, 9 लिखा है तो कहेंगे धनु लग्न, इस तरीके से। अब अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ 2, यहाँ 3 है, 3 लिखा होगा तो यहाँ पर 3 का अर्थ हो गया मिथुन राशि। मेष, वृषभ और मिथुन। तो मिथुन राशि यहाँ 3 नंबर लिखा होगा, 4 नंबर लिखा होगा तो कर्क राशि। तो उसी के आधार पर जितना नंबर लिखा हुआ है 1 से लेकर 12 तक इस भाव में, ये भाव लग्न भाव, ये दूसरा भाव और ये है तीसरा भाव जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 1 से 12 तक जो भी नंबर लिखा हुआ है वह राशियों के बारे में बताएगा। 1 लिखा तो मेष राशि, 2 लिखा तो वृषभ राशि, 3 लिखा तो मिथुन राशि, 4 लिखा तो यहाँ पर कर्क राशि। अब देखिए, जो राशियां हैं उनके स्वामियों के बारे में हम बता चुके हैं। तो जैसे कि 4 लिखा है तो उसके चंद्रमा स्वामी हो जाते हैं। जैसे 3 लिखा है तो उसके बुध स्वामी हो जाते हैं। तो कहते हैं हम कि थर्ड हाउस का लॉर्ड कौन है, मालिक कौन है, तृतीयेश कौन है? तो कहेंगे अगर 4 लिखा है तो कि ये चंद्रमा है, 2 लिखा है तो कहेंगे कि ये जो है शुक्र है, 3 लिखा है तो कहेंगे कि ये जो इसके तृतीयेश हैं वो कौन है? वो बुध हैं। 9 लिखा है तो कहेंगे गुरु हैं, गुरु बृहस्पति हैं और 10 लिखा है तो कहेंगे शनि है। इसी प्रकार से हम इनको समझते चलते हैं। 1 लिखा है तो कहेंगे मंगल है, 8 लिखा है तो कहेंगे मंगल है। तो ये आप समझ चुके होंगे, स्पष्ट हो चुका होगा कि कैसे हम ये देखें कि यहाँ पर क्या लिखा है और वही हमारा तृतीय भाव का अधिपति होगा। अब तृतीय भाव का अधिपति कोई भी हो, हमको आज एक पहलू पर चर्चा कर रहे हैं। तृतीय भाव का अधिपति कोई भी हो, वह जिस भाव में बैठेगा उस भाव पर अपने क्या प्रभाव दिखाएगा, आज उसकी चर्चा कर रहे हैं। वह कौन सा ग्रह होगा, कौन सा ग्रह नहीं होगा, किस में वह नीच होगा, किस में वह उच्च होगा, इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे। सिर्फ इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि तृतीय भाव का अधिपति किस भाव में बैठकर कैसा फल देता है। बेशक वो चंद्रमा है, बुध है, मंगल है, शुक्र है, शनि, कोई भी ग्रह है, या आप ध्यान रख लीजिए पहले ही। अब यहाँ पर हम एक चार्ट लेते हैं वृषभ लग्न की कुंडली। तो वृषभ लग्न की कुंडली में लग्नेश कौन हो जाते हैं? वो शुक्र हो जाते हैं। और तृतीय भाव जैसे ये देखा 2 लिखा है, 2 का अर्थ है वृषभ राशि और यहाँ पर 4 लिखा है तीसरे भाव में, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर ये कर्क राशि है और इसके स्वामी हो जाते हैं चंद्रमा। इसके स्वामी हो जाते हैं चंद्रमा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से इसलिए उन सभी दर्शकों को बताना आवश्यक है जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और जो कुंडली के बारे में इन बातों से अनभिज्ञ हैं और कहीं न कहीं दिमाग में कन्फ्यूजन ये चला रहता है कि जो क्या ये राशि क्या है और लग्न क्या है। वैसे मैं इसके बारे में स्पष्ट रूप से पहले अपनी जो वीडियोज़ हैं, उनमें बता चुका हूँ। आप देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट है,
उसको देख लीजिए, आपको स्पष्ट रूप से सारी बातें समझ में आने लग जाएँगी। लेकिन फिर भी जो दर्शक हैं वो तुरंत तो दूसरी वीडियो पर नहीं जाएँगे, उनको थोड़ा-सा मैं ब्रीफ में यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, पहले से जानते हैं इन बातों को, वो स्क्रिप कर सकते हैं आगे को, वीडियो को आगे देख सकते हैं थोड़ा-सा। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें कि ये तृतीय भाव के अधिपति जो हैं, वह मानकर चलिए हमने वृषभ लग्न की कुंडली ली। अब इसमें तृतीय भाव के अधिपति हो गए चंद्रमा। अगर यहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली होती तो सूर्य हो जाते। अगर यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली होती तो बुध हो जाते, क्योंकि यहाँ आता है 6 नंबर। इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे। तो अब आप ये देखिए कि अगर चंद्रमा नहीं, अगर तृतीय भाव के अधिपति जो कि इस कुंडली में चंद्रमा होते हैं, वो अगर लग्न में आकर बैठ जाए, अगर वह लग्न में आकर बैठ जाए तो क्या स्थिति होगी? अगर तृतीय भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं, ध्यान दीजिए, हम उस समय के लिए तृतीय भाव को अगर लग्न बना लें, यानी कि 1 नंबर यहाँ पर हम देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 एकादश भाव, लाभ भाव। तो अगर हम तृतीय भाव को लग्न बना लें तो उससे एकादश भाव कौन-सा हो गया? जो कुंडली का लग्न भाव है। कुंडली का जो लग्न भाव है वो एकादश भाव हो जाएगा। कहने का अर्थ है यह 3 और एक पराक्रम का और एक लाभ का। पराक्रम से लाभ की स्थिति यहाँ पर हमको दिख रही है। पराक्रम से लाभ की स्थिति हमको यहाँ पर दिख रही है। अगर हम लग्न से देखें तो तीसरा भाव, जो पराक्रम का भाव, शौर्य का भाव, छोटे भाई-बहनों का भाव, सफलता का भाव, स्वय प्रयास का भाव और प्रयास का भाव कहूँगा तीसरा भाव, प्रयास यानी कि अपने पराक्रम का भाव। और यदि वे तृतीय भाव के अधिपति, उसके मालिक जाकर अपने से एकादश में बैठ जाएँ, जो कि लग्न है। लग्न क्या है? शरीर है। लग्न शरीर है और लग्न बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कुंडली के अंदर, क्योंकि लग्न और लग्नेश का बलवान होना कुंडली के लिए विशेष रूप से अपना अलग महत्व रखता है। अब वह कहाँ पर आके बैठ गए? लग्न में आकर बैठ गए। तो अपने से एकादश में आकर बैठ गए, तो वहां क्या करेंगे? उस जातक के अंदर इस प्रकार का वह स्वयं मतलब खुद से प्रयास करेगा, सफलता के लिए आगे बढ़ेगा और धन को अर्जित करने वाला होगा, मेहनती होगा, बहुत ही पराक्रमी होगा, शूरवीर होगा। और ऐसा जातक किसी भी प्रकार से यदि उनको कुछ काम मिल जाए तो वह काम करने वाला होता है। ऐसा जातक यात्राएं करना बड़ा पसंद करता है, छोटी छोटी यात्राएं करना उसके लिए सुखद होती हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तृतीय भाव के अधिपति यदि लग्न में बैठ जाते हैं। वह ग्रह कौन से हैं इसकी हम चर्चा अभी नहीं कर रहे। तो उस जातक को धनवान बना देंगे, लेकिन मेहनती होगा, भाग दौड़ में अच्छा होगा, पर शरीर से वह दुबला पतला अवश्य होगा। शरीर से दुबला पतला होगा, लेकिन वैसे वह कहते हैं ना कि अंदर से हष्ट पुष्ट होगा, लेकिन वैसे दुबला पतला होगा। और तीसरा भाव किसका भाव है? संगीत का भाव है, गायन का भाव है, वाणी की शक्ति का भाव है तीसरा भाव। तो दूसरा भाव वाणी देता है, तो ये वाणी की शक्ति है। अब वाणी की शक्ति यदि लग्न में चली जाए तो ऐसा जातक जो होगा अच्छा संगीतकार भी हो सकता, अच्छा गायक भी होगा, तो गायन के क्षेत्र में सफलता मिल जाती है। अच्छा नृत्य आदि में से संबंधित होगा। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर ये हम और देखेंगे कितने शुभ ग्रह, कितने कलात्मक ग्रह इनसे जुड़े हुए हैं, कितने शुभ ग्रहों की, कितने कलात्मक ग्रहों की दृष्टि है, इन सब की हम चर्चा अ, अवश्य रखेंगे, इस बात को ध्यान में अवश्य रखेंगे। ये आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना है। तो अभी हमने चर्चा की यदि तृतीय भाव के अधिपति लग्न में विराजित हो जाएँ। अब हम बात करते हैं कि यदि तृतीय भाव के अधिपति, वैसे यहाँ पर चंद्रमा होते हैं, यहाँ विशेष रूप से आप देखिए कि तृतीय भाव के अधिपति आकर या तो अंश के आधार पर हम देखें तो या तो ये क्या हो जाएँगे, यहाँ पर उच्च हो जाएँगे या फिर यहाँ पर ये त्रिकोण में, अपने मूल त्रिकोण में आ जाएँगे। तो बड़ी अच्छी स्थिति होती है वृषभ राशि में चंद्रमा की। तो और लग्न में बैठे तो बड़े ही शुभ। तो यहाँ पर हमने चंद्रमा के आपको परिणाम बता दिए और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि अगर तृतीय भाव के अधिपति लग्न में बैठे तो क्या स्थिति होगी। अब बात करते हैं तृतीय भाव के अधिपति यदि द्वितीय भाव में बैठे, तृतीय भाव के अधिपति यदि द्वितीय भाव में बैठे, अब ये चंद्रमा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 12 राशियों में से जो भी हों। अब देखिए, ध्यान दीजिए
अगर हम तीसरे भाव को लग्न के रूप में समझें, लग्न के रूप में समझेंगे तो यहां से हम गिनेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12वां भाव होगा। और अगर हम तीसरे भाव को लग्न समझें तो उससे ये दूसरा भाव होगा। दूसरे भाव को लग्न समझें तो तीसरा भाव क्या होगा? उससे दूसरा भाव होगा, क्योंकि मारक भाव होगा। दूसरे भाव का मारक भाव होगा। दूसरा भाव है क्या? हम चर्चा कर चुके हैं दूसरा भाव है क्या। दूसरा भाव है आपका कुटुंब, आपकी वाणी, ठीक है, आपका धन संपत्ति आदि, ये दूसरा भाव है। और अगर हम तृतीय भाव से देखें तो तृतीय भाव का ये व्यय भाव है, तो पराक्रम आदमी नहीं करेगा इस भाव में अगर चला गया तो उसके पराक्रम में कमी आ जाएगी। अगर तृतीय भाव का अधिपति दूसरे भाव में चला जाए तो ऐसा जातक पराक्रमी नहीं होगा। और एक नैतिक रूप से भी, क्योंकि द्वादश भाव है, नैतिक रूप से भी कलुषित होगा। ऐसा जातक नैतिक रूप से भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा जातक बहुत ही अधम प्रवृत्ति का भी बताया जाता है और ऐसा जातक जीवन में दुख भी प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन यहां पर अगर हम ये देखेंगे, यहां पर स्थिति ये कितनी बनेगी, ये ग्रहों से भी देखा जाएगा, कितने शुभ ग्रह हैं, कितने पाप ग्रह हैं। लेकिन अगर हम तृतीय भाव के अधिपति की दूसरे भाव में स्थिति देखें तो वहां उसकी स्थिति शुभ नहीं होती, क्योंकि उनका संबंध 2 और 12 का बनता है। अब हम आगे बात करेंगे, अगर तृतीय भाव के अधिपति तृतीय भाव में ही बैठे, तो तृतीय भाव के अधिपति जब तृतीय भाव में बैठेंगे तो वह स्वयं राशि में बैठ जाएंगे, अपने ही भाव में बैठ गए, अपनी ही राशि में बैठ गए। तीसरा भाव कलाओं का भाव, छोटी छोटी यात्राओं का भाव, पराक्रम का भाव, सब में वृद्धि हो जाएगी। जिस भाव का स्वामी उसी भाव में बैठे, अपने घर को कौन खराब करेगा? अपने घर को सभी चाहते हैं कि वो अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। अपने घर को कोई खराब नहीं करता, लेकिन वहीं मित्र के घर को भी कोई खराब नहीं करेगा। लेकिन अगर दुश्मन का घर है तो उसको निश्चित रूप से खराब करने का प्रयास करेगा। वही स्थिति यहाँ पर ग्रहों की होती है। यदि तृतीय भाव के अधिपति तृतीय भाव में ही बैठ जाएं तो यह स्थिति बताती है कि ऐसा जातक बहुत ही वीर होता है और अत्यधिक सहन शक्ति वाला होता है। ऐसा जातक क्षेत्रवान भी होता है, धनवान भी होता है और संपन्न और खुशहाल भी होता है। और यह स्थिति जो है जातक के भाई बहनों के लिए भी बड़ी शुभ होती है। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, उनके लिए भी बड़ी शुभ स्थिति है। और ऐसे जातक को जो मित्र मिलते हैं, जो संबंधी मिलते हैं, बड़े अच्छे विश्वसनीय मिलते हैं और अच्छी रुचियां, अच्छे खेल कूदों में ऐसा व्यक्ति भाग लेने वाला, अच्छी आदतें उसमें देखने को मिलती हैं। यह स्थिति एक बहुत, अगर यहाँ पर हम देखें कि तृतीय भाव में कलात्मक ग्रह और अधिक हो जाएं, क्योंकि कलाओं का भाव है, कलात्मक गुणों का भाव है। और तृतीय भाव में अगर कलात्मक ग्रहों का यहाँ पर देखें, जैसे कि इस कुंडली में हम देखें तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर चंद्रमा है, चंद्रमा भी कलात्मक है और अपने ही भाव में बैठे हुए हैं। तो यह ऐसे ही चंद्रमा हो, शुक्र हो, बुध या बृहस्पति, ये कलात्मक गुणों वाले ग्रह माने जाते हैं और संगीत के गुणों का भी ये विकास करते हैं, बड़े शुभ होते हैं। यहाँ पर कोई भी हो, चंद्रमा है जैसे, यहाँ पर बड़े शुभ हैं। और यहाँ पर लग्न भी बड़ी शुभ है, क्योंकि इसकी है शुभ ग्रह की लग्न है, शुक्र की लग्न है। तो यहाँ पर एक कलाओं के लिए बड़ी अच्छी कुंडली है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि संगीत के क्षेत्र में एक जो गायन के क्षेत्र में रही हैं, बहुत ही सुर साम्राज्ञी हम उनको कहते हैं। तो उनकी कुंडली में भी चंद्रमा, वृषभ लग्न की कुंडली थी और चंद्रमा अपने तृतीय भाव में, चंद्रमा अपने तृतीय भाव में स्वयं राशि में स्थित था। और आप सब उनको अच्छे से जानते हो, तृतीय भाव में चंद्रमा अपने ही भाव में वहां पर विराजित थे और उनको अष्टक वर्ग चार्ट में जो 5 पॉइंट थे वो मिले हुए थे, बलवान थे चंद्रमा। और इनकी कुंडली में एक मैंने चर्चा की थी पहले सरस्वती योग की, वह सरस्वती योग भी था। और जो कलात्मक ग्रह शुक्र था
वह कहाँ था? क्योंकि वृषभ का शुक्र लग्नेश हो गया। वो कहाँ था? वो चतुर्थ भाव में था। वो चतुर्थ भाव में था। तो यह जो स्थिति थी, बड़ी अच्छी स्थिति थी। तो यहाँ पर हम अभी यहाँ तीसरे भाव के अधिपति की चर्चा कर रहे हैं, तो आप स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे कि इसकी क्या विशेषता है। अब हम बात करेंगे कि यदि तृतीय भाव, अगर हम देखें तृतीय भाव के अधिपति यदि चतुर्थ भाव में चले जाएं, तो क्या स्थिति होगी? देखिए, तीसरे भाव के बारे में थोड़ी सी बात और बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर वृषभ लग्न की कुंडली है, विशेष रूप से तीसरे के लिए अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही शुभ हैं, तृतीयेश भी और लग्नेश भी। यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि ये यात्राओं का भाव है। अगर यही तीसरे भाव में चंद्रमा है और चंद्रमा चंचल हैं, ध्यान दीजिए, चंद्रमा चंचल हैं और वह तृतीय तृतीय भाव के अधिपति भी हैं, और तृतीय अगर इसी भाव को देखते हो, अपने भाव को देखते हो, अपने भाव को जब देखेंगे, जब ये यहाँ होंगे तब देखेंगे, मकर राशि में होंगे तब देखेंगे, अपने भाव को देखते हो। विशेष मैं आपको बता रहा हूँ, वृषभ लग्न की कुंडली के लिए बता रहा हूँ। और अपने भाव को देखते हो या अपने भाव में बैठे हो, तो ये क्या करेंगे कि जातक को इधर उधर घूमने वाला बना देंगे। उसको घूमने की बड़ी आदत होती है, इधर उधर घूमना उसको रोकता नहीं है। तो ऐसे लोगों को मार्केटिंग के फील्ड में काम करना चाहिए। जो भी उनका घूमने से संबंधित, ट्रैवलिंग से जो संबंधित काम है, वो उनको करना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि तृतीय भाव के अधिपति यदि चतुर्थ भाव में चले जाएं, तृतीय भाव के अधिपति यदि चतुर्थ भाव में चले जाएं। अब तृतीय भाव के अधिपति कहाँ चले जाएंगे? चतुर्थ भाव में, जैसे कि यहाँ चले गए। यहाँ पर चंद्रमा है, कोई भी ग्रह हो सकता है, इसलिए मैं बाकी अन्य बातों की चर्चा नहीं करूंगा कि चंद्रमा का फल यहाँ पर अच्छा होगा, खराब होगा। मैं सिर्फ तृतीय भाव के अधिपति का इस भाव में जाने का फल आपको बताऊंगा। अब देखिए, यहां से अपने भाव से दूसरे भाव, मतलब ये तृतीय भाव का कुटुंब भाव हो गया, तृतीय भाव का कुटुंब भाव हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये देखें, यहाँ पर चतुर्थ भाव को देखें, तो तृतीय भाव चतुर्थ भाव से क्या हो गया? द्वादश हो गया। अब यहाँ चतुर्थ की जब चर्चा करेंगे, तब ये स्थिति कैसी रहेगी, तब अलग बताऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पर अगर तृतीय के देखें, तृतीय भाव से देखें, तो उसके लिए तो ये उसका कुटुंब है, उसका धन है, उसका वाणी है, सब कुछ है। तृतीय भाव के फल को का ये दूसरा भाव है, उसका खजाना है ये, तृतीय भाव का खजाना है। अब देखिए, अगर तृतीय भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में हो जाए, और यदि, अब देखिए यहाँ पर देखिए, यदि बलवान हो जाते हैं, मित्र के घर में जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, अच्छी अंश बल से हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ी, ये सब बलवान करने वाली स्थितियां होती हैं। अष्टक वर्ग चार्ट में देखें तो वहां भी अच्छे 5 पॉइंट्स लिए हुए हैं, उससे ज्यादा लिए हुए हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, ये जातक को बताती हैं कि ऐसा जातक जो होगा, वह धन, शिक्षा और मानसिक शांति के लिए काम करने वाला होगा, और इनको प्राप्त भी करता है। उसके लिए बड़ा शुभ माना जाता है कि ऐसे जातक के जीवन में मानसिक शांति रहती है, ऐसे जातक के जीवन में धन और शिक्षा सभी प्राप्त होते हैं। और लेकिन यदि पीड़ित हों, और जो कारक हैं तीसरे भाव की, जो मंगल हैं कारक, वो भी निर्बली हों, तो ऐसे जातक को भू संपत्ति की हानि होती है। अब मैंने बताया आपको, भू संपत्ति चतुर्थ भाव, और चतुर्थ से द्वादश भाव का अधिपति आकर बैठ गया, तो इस चतुर्थ भाव का क्षय करेगा। लेकिन कब? जब वह निर्बली हो, उनका उसका कारक, तीसरे भाव का कारक निर्बली हो, और यह जो ग्रह है यह भी पीड़ित होता हो, और उच्च का होगा तो यहाँ पर शुभ फल देगा, लेकिन नीच का हो गया तो अशुभ फल यहाँ पर देगा, चतुर्थ भाव से संबंधित। तो ऐसा जो जातक होगा, वह भू संपत्ति की हानि कर लेता है, और उसकी जातक की जो संपत्ति है, वो उसको प्राप्त नहीं हो पाती। और ऐसा जातक, अधिकतर आप देखोगे ऐसे लोग किराए के मकान आदि पर रहते हैं, तो ऐसे जातक जो होते हैं, वह दूसरों की भूमि पर निवास करने वाले होते हैं। दूसरों की भूमि पर निवास करेंगे, ये उनकी स्थितियां बनती हैं। यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है कि ये ग्रह बलवान होना चाहिए, अच्छी स्थिति में हो, उच्चस्थ हो, तो ये परिणाम नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि वह कहीं भी पापीड़ित है, तो वह चतुर्थ भाव को कहीं ना कहीं हानि अवश्य पहुंचाएगा। अब हम बात करेंगे कि यदि तृतीय भाव के अधिपति पंचम भाव में विराजित हो जाए, तो क्या स्थिति होगी? देखिए, तृतीय भाव के अधिपति यदि पंचम भाव में चले जाएं,
और बलवान हो जाएं, तो अब तृतीय भाव क्या है? तृतीय से तृतीय, ये सॉरी, पंचम भाव क्या है? तृतीय से ये तीसरा भाव हमारा, और तीसरे भाव से 1 2 3 ये पंचम भाव है। ये लग्न से पंचम है और तृतीय भाव से तृतीय भाव है। तृतीय भाव का पराक्रम है ये। तृतीय भाव का भी पराक्रम है ये, आप ये समझिए। तृतीय भाव का पराक्रम। अब अगर तृतीय भाव को लग्न बनाए तो उसके पराक्रम में अगर चले जाएँ तृतीय भाव के अधिपति, तब क्या स्थिति होगी? हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो वह है चंद्रमा। अभी यहाँ पर चंद्रमा है, कोई भी ग्रह हो सकते हैं। देखिए, ये तृतीय भाव से देखेंगे कि जो भाई हैं, भाइयों से संबंध बड़े अच्छे होते हैं जातक के। और जातक सरकारी विभाग में यदि तृतीय भाव के अधिपति बलवान है, तो जातक क्या होगा? सरकारी विभाग में नौकरी करने वाला होगा, एक उच्च पदाधिकारी होगा। लेकिन यदि तृतीय भाव के अधिपति निर्बली हो जाएं, तो जातक की संतान के लिए शुभ नहीं होते। अगर निर्बली हो जाते हैं तो जातक की, क्योंकि पंचम भाव संतान का भाव, उसके लिए शुभ नहीं होते हैं। और ऐसी कंडीशन क्या होती है कि संतान होने में विलंब होता है, और संतान से उस व्यक्ति की जिसकी कुंडली है उससे कटु संबंध होते हैं, और उसके अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलते। तो यहाँ पर भी ये देखिए कि वह ग्रह कैसा है, मित्र भाव में बैठा हुआ है, बलवान है, कैसा है। जैसे चंद्रमा के शत्रु का घर हुआ, तो वहां पर कैसा रहेगा आपको समझ जाइए, वह क्या होगा, वहां पर डिस्टरबेंस आपको दिखेगा। लेकिन चंद्रमा शुभ ग्रह हैं, इतना उनका खराब परिणाम नहीं होता। जब शुभ कब होते हैं? जब वह किसके होते हैं? क्षीण चंद्रमा न हो, तब। अब हम बात करेंगे कि यदि यह पहुंच जाए, जो तृतीय भाव के अधिपति हैं, वे है कुंडली के कहाँ पर? षष्ठ भाव में चले जाएं। और षष्ठ भाव छठे भाव में चले जाते हैं तो क्या स्थिति होगी? 1 2 3 4 चौथा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो 4 10 का संबंध यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर ये चले जाते हैं तो तृतीय षष्ठ भाव में चले जाते हैं, तो षष्ठम भाव में तृतीय क्या करेंगे? ये समृद्धि देने वाले हो जाते हैं, और यहाँ पर ये विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। विशेष रूप से ध्यान से सुनिए, ये यहाँ पर विपरीत राजयोग तैयार करते हैं षष्ठ भाव में जाने के बाद में, क्योंकि ये भी कौन सा भाव है? इस भाव को भी हम अति शुभ नहीं मानते, ये भी कहीं ना कहीं परिश्रम का भाव है, और षष्ठ भाव भी पीड़ित भाव होते हैं, तृक भाव है। तो यहाँ पर ये उपचय भाव जो हैं, इनमें हम अगर देखें तो यहाँ पर ये तृतीय भाव के अधिपति यदि 1 2 3 4 चतुर्थ अपने से चतुर्थ है, लेकिन यहाँ पर चले जाएंगे षष्ठ भाव में, तो क्या करेंगे? उस भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण कर देते हैं। और यदि षष्ठ भाव के अधिपति बलवान हो, तो जो जातक है उसके भाई सफल होंगे, और जातक स्वयं चिकित्सक होगा या सेना में बड़ा अधिकारी भी होगा। या तो वह चिकित्सक बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, या फिर सेना का बड़ा अधिकारी बन सकता है। और तृतीय भाव के अधिपति षष्ठ भाव में षष्ठेश के साथ अगर स्थित हो जाएं, जैसे कि यहाँ पर शुक्र है षष्ठेश, और लग्नेश भी है शुक्र, और दोनों है चंद्र और शुक्र की युति यहाँ पर होती है। षष्ठ भाव के अधिपति और तृतीय भाव के अधिपति यदि एक साथ विराजित हो जाएं इस स्थिति में, तो ऐसा जातक जो होगा वह खेल और खेलों से संबंधित, या हम कहें कि जहां पर भी कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें सफल रहेगा। उसके लिए बड़ी अच्छी युति मानी जाती है। तृतीय भाव के अधिपति और षष्ठ भाव के अधिपति दोनों यदि कुंडली के तृतीय भाव षष्ठ भाव में विराजित हो जाएं, तो यह खेल कूदों में सफलता के लिए बड़ी शुभ स्थिति मानी जाती है। अब हम आगे बात करें तो अगर वहीं ये निर्बली हो जाते हैं, तृतीय भाव में निर्बली हो जाते हैं, निर्बली हो जाते हैं कब होंगे? नीच भाव में बैठ जाएं, इनके नीच राशि आती हो, या फिर शत्रु का घर हो, या फिर पाप दृष्टियां ज्यादा हो, पाप कर्तरी में फंस जाते हो, ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं। अगर ये कुछ स्थिति बनती हैं और वह निर्बली होते हैं, अष्टक वर्ग चार्ट में अगर देखें तो पॉइंट्स कम मिले हुए हों, तो निर्बली हो जाते हैं। अब निर्बली होते हैं तो उस स्थिति में ये क्या फल होगा?
तो उस स्थिति में ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। तो ऐसा जातक रोगों और विरोधियों से पीड़ित रहने वाला होगा और उसके जो मामा के साथ संबंध होंगे वो संबंध भी अच्छे नहीं होते। आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये षष्ठ भाव मामा का भाव भी होता है। आपकी कुंडली में मामा का भाव ये षष्ठ भाव होता है। तो अगर ये पीड़ित है षष्ठ भाव में, अगर लग्नेश जो तृतीय से हैं, वे क्या हो जाते हैं, आकर पीड़ित हो जाते हैं, तो वहां पर यह उस मामा से संबंध भी बिगाड़ देते हैं। ये स्थितियां देखने में आती। अब हम आगे चर्चा करेंगे। यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में तृतीय भाव के अधिपति विराजित हो जाएं, तब क्या स्थिति होगी। तृतीय भाव के अधिपति अगर वह है, अब देखिए चंद्रमा यहाँ पर नीच होते हैं, लेकिन कोई अन्य ग्रह होगा तो आवश्यक नहीं है कि नीच ही हो, उच्च भी हो सकता है। तो यहाँ पर चंद्रमा को देख रहे हैं अभी हम, क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली हमने एग्जाम्पल के रूप में ली है, उदाहरण के तौर पर हमने वृषभ लग्न की कुंडली ली है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम देखें कि तृतीय भाव के अधिपति अगर सप्तम में बैठे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 पंचम होगा, तृतीय का पंचम शुभ भाव होगा, त्रिकोण भाव होगा। पंचम तृतीय से पंचम, तृतीय का त्रिकोण भाव हो गया। और वहीं यहाँ से ये सप्तम भाव से देखें तो नवम भाव हो गया। अगर सप्तम से तृतीय को देखें तो नवम भाव हो जाता है। अब ऐसी स्थिति है, और यदि बली हो जाए तो जातक का एक भाई जो होगा वो विदेश में यात्रा करने वाला होगा। जातक का एक भाई विदेश में यात्रा करने वाला होगा और वहां पर बड़ी अच्छी स्थिति में होगा और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। बड़ी अच्छी स्थिति है, पंचम है, पंचम है, बड़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर ये बनती है। तो संपत्ति जो है, समृद्धि उसको प्राप्त होगी, धन संपत्ति उसके पास खूब रहेगी। लेकिन यदि तृतीय भाव के अधिपति तृतीय इस भाव में निर्बली हो जाएं, जैसे यहाँ पर चंद्रमा होते हैं, नीच होते हैं तो निर्बली होते हैं, निर्बली हो जाएं और लग्नेश और नवमेश भी बली न हो। ध्यान दीजिए, नवमेश भाग्य भाव के अधिपति ये, जैसे इस कुंडली में शनि होंगे, और लग्नेश शुक्र, अगर ये बलवान ना हो, ये भी पीड़ित हो, अगर ये बलवान ना हो, यह भी पीड़ित हो जाएं, तो ऐसा जो जातक होगा, ऐसा जातक जो नैतिक दृढ़ता होती है, उसमें चरित्र जो होता है उसका, वो अच्छा नहीं होता। नैतिक दृढ़ता, अच्छे से बात नहीं करता लोगों से, हमेशा उसका जो व्यवहार है उदंड प्रवृत्ति जो कहते हैं, ऐसी उस व्यक्ति की हो जाती है। और ऐसे व्यक्तियों की परिस्थितियों से अनैतिक संबंध भी होते हैं और वह शासन द्वारा हानि और दंड भी प्राप्त करने वाला होता है। यह स्थिति होती है यदि तृतीय भाव के अधिपति सप्तम भाव में आकर निर्बली हो जाते हैं, तब यह स्थिति बनती है। चलिए, अब कितनी बनेगी, यह अन्य ग्रहों के प्रभाव और उसके अंश बल के आधार पर हम देख सकते हैं, लेकिन सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों को। अब चलिए, ऐसा नहीं कि अगर सरकार से दंडित होना लिखा है तो होगे, आप होकर ही रहोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अगर खुद प्रयास करोगे, उन ग्रहों से संबंधित अगर आप शांति कराओगे, तो निश्चित रूप से वह समस्याएं आपके सामने नहीं आएंगी और स्वयं अपने आप से, अपने विवेक का उपयोग करते हुए चलोगे, तो निश्चित रूप से यह परेशानियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। चलिए, अब हम बात करते हैं कि यदि कुंडली के अष्टम भाव में तृतीय भाव के स्वामी चले जाएं, कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएं, अब यहाँ संबंध देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम, 1 2 3 4 5 6, कैसा संबंध बना, 8 और 6 का संबंध बना तृतीय भाव का यहाँ पर। अब ये संबंध तो अच्छा नहीं होता, अष्टम और षष्ठ भाव का संबंध, राष्ट्रक हम बोलते हैं, ये अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पर अगर देखें तो अष्टम भाव में अगर ये भाव में बली हो जाते हैं, तो तृतीय उस जातक को शोध कार्य में ले जाएंगे। अगर बलवान होते हैं, कला के विकास के लिए तो शुभ होगा ये, लेकिन वहीं अगर निर्बली हो जाते हैं तो ये तृतीय स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं होते, हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं और जातक को घातक बीमारियां, गंभीर रोग होने की संभावनाएं होती हैं। अब हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन संभावनाएं औरों की कंपेयर अधिक होती हैं। ऐसा जातक आपराधिक कार्यों में भी लिप्त हो सकता है
और उसके वैवाहिक जीवन के लिए भी यह शुभ स्थिति नहीं होती। लेकिन किसके लिए शुभ होती है? शोध कार्यों के लिए अगर उच्च हैं, अच्छी स्थिति में यहाँ पर तृतीय भाव के अधिपति होते हैं, मित्र के घर पे जाते हैं, शोध कार्य में लग जाएगा, ज्योतिष ज्ञान में लग जाएगा, अच्छे अच्छे उसको यहाँ पर मिल जाएंगे, शोध से संबंधित, रिसर्च से संबंधित। वहीं अब बात कर लेते हैं, यदि इस तृतीय भाव के अधिपति अपने भाव से, यहां पर ये कौन सा भाव है? ये भाव है नवम, कुंडली का नवम भाव। यहां पर चंद्रमा चले जाए, यहां पर चंद्रमा ने तृतीय भाव के अधिपति चले जाए, तो देखिए लग्न से तो ये नवम भाव है, और तृतीय भाव से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम भाव हो गया, तो यहाँ से भी सप्तम हो जाएगा तृतीय भाव, तो सप्तम सप्तम का यहाँ पे संबंध है, दोनों एक दूसरे से केंद्र में है, केंद्र भाव हो गया उसका, तृतीय भाव का। अब देखिए नवम भाव केंद्र भाव है, और यदि तृतीय से यहाँ पर बलवान होते हैं तो ऐसे जातक के भाइयों के लिए बड़ी शुभ स्थिति होती है। जातक अपने भाइयों से सहायता प्राप्त करता है और विवाह के उपरांत अच्छा उसका भाग्योदय होता है। ध्यान रखिए विशेष रूप से, अगर तृतीय भाव के अधिपति भाग्य भाव में चले जाते हैं कुंडली के, तो ऐसे जातक का जो भाग्योदय होगा वह उसके विवाह के बाद भाग्योदय होगा, विवाह के उपरांत अच्छा भाग्योदय होगा। ऐसा नहीं कि वो काम ही नहीं करेगा, लेकिन हाँ बहुत अच्छी स्थिति उसके विवाह के बाद में बनती है, अगर तृतीय भाव के अधिपति नवम भाव में चले जाएं तो, क्योंकि यहां से उनका जो संबंध बनेगा सप्तम से, सप्तम का केंद्र एक दूसरे से केंद्र भाव में है, केंद्र भाव है उनका वह, यहाँ पर यह स्थिति बनेगी। अच्छे भाइयों से सहयोग प्राप्त करने वाला होगा, भाई उसे सहायता करेंगे, और अगर शुभ स्थिति है तो भाग्योदय होगा उसके विवाह के बाद में। लेकिन यदि निर्बली हो तो जातक के अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं होते, और जातक लंबी यात्राएं भी कर सकता है। अगर यहाँ पर अशुभ होगा तृतीय भाव का अधिपति, तो जातक के पिता के साथ में उसके संबंधों को खराब करेगा। ये ध्यान रखिए, विशेष सूत्र है आप सभी के लिए, कि यदि यहाँ पर तृतीय भाव के जो अधिपति हैं वे नवम भाव भाग्य भाव में पहुंचे और वहां पर निर्बली हो जाते हैं, तो पिता के और उसके बीच में अच्छे संबंध नहीं होते, पिता उनको पसंद नहीं करते हैं, उनकी आदतें पसंद नहीं होती हैं, ये संभावनाएं देखने को मिलती हैं। और यदि अच्छी स्थिति में है तो ऐसे जातक के भाई बंधु आदि उसकी सहायता करते हैं, भाइयों के लिए भी बड़ी शुभ स्थिति होती है। और ऐसा जो जातक है वह अगर विवाह करेगा तो विवाह के उपरांत उसका भाग्योदय अच्छा होता है। लेकिन वही निर्बली है तो लंबी यात्राएं करता है और पिता के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होते। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि तृतीय भाव के अधिपति कुंडली के दसम भाव में जाकर विराजित हो जाते हैं, दसम भाव में विराजित हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर यहाँ से अब देखें दसम भाव को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अष्टम भाव हो गया। अब षडाष्टक फिर बन गया, तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इस भाव में चले गए। अब दसम भाव में अगर बलवान है और अच्छी स्थिति हो तो जातक अपने खुद के प्रयास से जीवन में अच्छी उन्नति करता है। जातक के जो भाई हैं अच्छी स्थिति में होते हैं और उनसे जातक का संबंध भी अच्छा होता है। इसके बारे में सत्याचार्य जी कहते हैं कि यदि तृतीय दसम भाव में बुध या शुक्र की राशि में हो, यहाँ पर अगर बुध की या शुक्र की राशि हो तृतीय भाव में, अब ये यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर किसकी, जैसे कि मान के चलो 6 नंबर लिखा हो, 7 लिखा हो, ऐसे नंबर यहाँ पर लिखे हों और तृतीय भाव के अधिपति यहाँ पर आकर बैठ जाए। अगर मान के चलिए यहाँ 6 होगा तो 6 7 8 9, मतलब ये धनु राशि हो जाएगी, धनु लग्न हो जाएगी। 9 10 11, 11 यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे? शनि आ जाएंगे, तृतीय शनि हो जाएंगे, तृतीय कौन हो जाएंगे? शनि हो जाएंगे। अगर कब? जब लिखा हो कितना नंबर? 6 नंबर लिखा हो, और यहाँ पर कितना नंबर लिखा हो? 9 नंबर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कहते हैं? सत्याचार्य जी कहते हैं इसके बारे में कि यदि यह स्थिति बनती है कुंडली के अंदर, अगर यह स्थिति बनती है और दसम भाव में बुध या शुक्र की राशि होती है, मैं आपको बता चुका हूं, तो जातक जो होगा और तृतीय भाव के अधिपति दसम भाव में आकर बैठ जाते हैं, तो जातक गायन के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, नृत्य संगीत आदि के क्षेत्र में जो वाद्य यंत्र आदि होते हैं उनमें आसक्त
रहता है, आसक्ति बनी रहती है और उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास भी खूब करता है और सफल भी, कुछ हद तक वह सफल भी होता है। लेकिन यदि निर्बली हो तो जातक की जो भार्या होती है, जो उसकी पत्नी होती है, अगर यहाँ पर सप्तम तृतीय भाव के अधिपति क्या हो जाते हैं, निर्बली हो जाते हैं। यहाँ पर तृतीय भाव के अधिपति क्या हो, निर्बली हो जाए, तो वह क्या स्थिति हो जाएगी? तो वह स्थिति बताएगी कि उस जातक की जो भार्या है, जो उसकी पत्नी है, वह पत्थर हृदय की होती है, बहुत कठोर होती है और ऐसी स्त्री विश्वासघाती भी हो सकती है। ठीक है? ये आपको देख लेना चाहिए। अच्छी तरीके से विश्लेषण करना चाहिए, तभी किसी को बोलना चाहिए। ठीक है? ये बात ध्यान में रखिए। अब हम बात करते हैं कि यदि तृतीय भाव के अधिपति कहाँ बैठ जाएँ? वह बैठ जाएँ एकादश भाव। एकादश भाव में चले जाते हैं तृतीय भाव के अधिपति, तब क्या स्थिति होगी? देखिए, ये भाव क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नवम भाव होगा, भाग्य भाव होगा तृतीय भाव का। अच्छा भाव है, त्रिकोण भाव है। त्रिकोण में भी सबसे बलवान त्रिकोण तृतीय का। तो यहाँ पर ये है, तृतीय से अगर बलवान हो तो भाइयों के लिए शुभ स्थिति होती है और जातक जो होगा अपने भाइयों से सहायता भी प्राप्त करता है और विवाह के उपरांत भाग्योदय भी उसका होता है, जैसे कि हम नवम भाव में देख रहे थे। वही स्थिति हम यहाँ पर देखें तो उसी के जैसा, अब हमने लग्न से नवम को देखा, अब यहाँ से तृतीय से नवम जो एकादश भाव है वो उसको क्या करेगा? वो नवम भाव से कौन सा भाव हो गया? नवम का पराक्रम भाव हो गया। ठीक है? तो यहाँ पर क्या स्थिति हो जाएगी एकादश में? अगर बलवान होता है तो जातक अपने प्रयासों से धनवान बनता है और बड़ा ही समृद्धशाली जीवन जीने वाला हो जाता है अपने प्रयासों से, क्योंकि ये नवम से तृतीय भाव है। इसलिए हमने नवम का क्या बताया कि नवम में अपने भाइयों से सहायता प्राप्त करेगा, भाई बड़े अच्छी स्थिति में होंगे और विवाह के बाद में उसका भाग्योदय होगा। लेकिन ये उससे तृतीय भाव है, उसका भी पराक्रम, तो जातक स्वयं ही इतना शक्तिशाली होगा कि समृद्धि प्राप्त करेगा अगर तृतीय भाव के अधिपति एकादश भाव में बैठे हुए हैं। नवम भाव है ये उसका, तृतीय भाव, तो उसके लिए विशेष शुभ स्थिति होगी। जातक खुद अपने मेहनत से, अपने बल से क्या करेगा? अपने बल से वह समृद्धशाली जीवन जिएगा, समृद्धशाली जीवन यापन करेगा, धनवान होगा। लेकिन यदि निर्बली हो जाए तो जातक जो होगा वह बुरा आचरण करने वाला होता है और दूसरों के अधीन रहकर जीवन जीने वाला भी होता है। हम बात कर लेते हैं कि यदि तृतीय भाव के अधिपति लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली, जो भी कुंडली है, उसके द्वादश भाव में विराजित, द्वादश भाव में विराजित हो जाते हैं। अब यहां से हम देखेंगे ये कौन सा भाव है? 1, 2, 3, 4, चार, चार भाव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दसम भाव, मतलब कर्म का भाव, सम्मान का भाव, तृतीय के कर्म का भाव है ये। ठीक है? ये हम समझ चुके हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे कि यदि ये बलवान हो तो जातक भार्या के द्वारा धनवान बनता है। कहीं ऐसी जगह उसका विवाह हो जाए जहाँ पे बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हो, या उसकी जो पत्नी है वो कहीं अच्छी उच्च पद पर अधिकारी हो। किसी भी प्रकार से पत्नी के माध्यम से ऐसा जातक धन को प्राप्त करने वाला होता है अगर तृतीय कुंडली के द्वादश भाव में हो। यदि निर्बली हो जाते हैं तो ऐसे जातक के भाई और पिता वह उसको हानि पहुंचाते हैं, उनसे वह हानि उठाता है, लेकिन स्वयं भी वो अच्छा नहीं होता। ऐसा नहीं कि पिता और भाई हानि पहुंचा रहे हैं, स्वयं अच्छा नहीं होता, स्वयं भी बड़ा क्रूर होता है। ऐसा क्रूर हृदय का होता है, कठोर होता है। तो यह स्थिति हमने देखी कि यदि जन्म कुंडली के द्वादश भावों में तृतीय भाव के अधिपति विराजित होते हैं तो क्या-क्या परिणाम उनके होते हैं, क्या स्थितियाँ बनती हैं। यहाँ पर ये आप देखिए, लग्न कोई भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर हमने, अगर हम लेते मिथुन लग्न, तो यहाँ पर सूर्य होते, अब सूर्य घूमते। अगर हम यहाँ पर लेते कर्क तो यहाँ पर बुध होते। अगर हम यहाँ पर लेते सिंह तो यहाँ पर शुक्र होते। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर लेते जो कन्या लग्न है तो ये लग्नेश बुध होते और यहाँ पर तृतीय होते मंगल, जो उसके कारक भी होते हैं।
ठीक है? ये सब स्थितियाँ हम देख लेते। अब आप आसानी से समझ चुके हो कि क्या संभावनाएँ, कैसी स्थितियाँ बनती हैं और आप इसका विश्लेषण भी अपनी कुंडली में, अपने मित्रों की में, सगे-संबंधियों की कुंडली में अवश्य करेंगे और जीवन में सफल होने के लिए तृतीय भाव को हम कैसे देखें और आगे मैं आपको बता देता हूं कि आगे हम ये चर्चा करने वाले हैं कि जो तृतीय भाव के अधिपति हैं, वो तो हमने देख ली कि अगर अलग-अलग भाव में बैठे हैं। अब ये देखेंगे कि तृतीय भाव में अगर विभिन्न ग्रहों के ग्रह जो हैं, अलग-अलग जो ग्रह हैं, वो अगर तृतीय भाव में आकर बैठें, तो वह कैसा परिणाम देते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, बारी-बारी से सबकी चर्चा हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। और जो तृतीय भाव संगीत का भाव है, जो कि अ, संगीत से संबंधित, गायन से संबंधित, तो कला से संबंधित है, तो हम कला के जो मुख्य रूप से चंद्र और शुक्र की युति तीसरे भाव में क्या फल देती है, उसकी चर्चा भी एक अलग वीडियो लेकर आएँगे, उसमें करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ज्योतिषीय ज्ञान के लिए आपको अच्छी प्रकार से अगर ज्ञान लेना है, तो बिल्कुल जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें, तो अवश्य दीजिए। आगे मिलते हैं। जय श्री